भारत में 30 वर्ष पूर्व अर्थात 1991 के दौरान आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की गई थी। यह एक बहुत ही साहसिक निर्णय था। देश से लाइसेंस राज को विदा किया गया तथा विपक्ष के सहयोग से चलने वाली उस सरकार ने अपने 5 वर्ष का कार्यकाल भी पूरा किया था। उस समय देश के समक्ष कठिन वित्तीय हालात उत्पन्न हो गए थे। भुगतान संतुलन की स्थिति चरमरा गई थी। सरकार को सोना गिरवी रखकर भुगतान संतुलन की व्यवस्था करने के लिए बाध्य होना पड़ा था और उसी का परिणाम है कि आज भारत विश्व में चीन के पश्चात विकासशील देशों में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाला देश बन गया है और वर्ष 2021 से 22 के प्रथम 2 माह अप्रैल मई के दौरान ही भारत को $18.3 बिलियन का रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। विश्व स्तरीय रेटिंग संस्थाओं का भी मानना है कि भारत भविष्य में उसकी घरेलू मांग व विकास की आवश्यकताओं को देखते हुए विश्व का प्रमुख निवेश केंद्र बन सकता है और चीन को पीछे छोड़ सकता है। गत वर्ष हालांकि इसी अवधि में लॉकडाउन के बावजूद $8.5 बिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत को प्राप्त हुआ था। उपरोक्त $18.3 बिलियन के निवेश में $6.3 बिलियन का निवेश तो पूंजी बाजार में भारतीय कंपनियों में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए किया गया है तथा शेष $12 बिलियन का निवेश नई परियोजनाओं के विकास हेतु किया गया है। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2021 से 22 के दौरान भारत को $80 बिलियन से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हो सकता है, जो अब तक का किसी वर्ष में प्राप्त होने वाला सर्वाधिक निवेश होगा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $600 बिलियन से अधिक हो गया है। 1991 में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत के दौरान जैसा कहा गया है, हालात बहुत खराब थे और सोना भी गिरवी रखना पड़ा था। आर्थिक उदारीकरण की इस 30 वर्ष की अवधि में सरकार किसी भी दल की रही हो, लेकिन सभी ने आर्थिक उदारीकरण की गतिशीलता को बरकरार रखने का कार्य किया है तथा सुधारों को आगे बढ़ाने का ही कार्य किया है। जीएसटी जैसे कर कानून के क्रियान्वयन में समय समय पर संशोधन के माध्यम से सभी दलों का संयुक्त रूप से पूरा सहयोग रहा है और वर्तमान में सरकार यथासंभव प्रयास कर रही है। हालांकि इस क्षेत्र में बहुत कुछ किया जाना आज भी शेष है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्यक्ष कर के संदर्भ में आवश्यक सुधार किए गए हैं। आयकर की दर घटकर 90% से 30% तक आ गई है और देश में करदाताओं की संख्या भी बढ़कर 7.50 करोड़ के लगभग हो गई है, जो विवरणी प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें सुधारों के साथ तेजी से वृद्धि हो रही है क्योंकि कर विभाग का हस्तक्षेप कम किया जा रहा है। देश में शिक्षा के स्तर में सुधार के साथ देश में समग्र मानव संसाधन के विकास पर सरकार निरंतर ध्यान दे रही है। प्राथमिक स्तर से इस विकास की प्रक्रिया को सभी राज्यों के द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है और देश के अधिकांश बच्चे स्कूल तक पहुंचने में सफल हुए हैं। निसंदेह स्वास्थ्य की स्थिति आज भी चिंताजनक कही जा सकती है, लेकिन कोविड-19 की भयावह स्थिति में सरकार को नई स्वास्थ्य योजनाओं पर कार्य करने के लिए प्रेरित किया है। देश में 100 से अधिक नए मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है। आज भी स्वास्थ्य के खर्च में
कुल 62.4% खर्च तो प्रत्येक नागरिक की आय से ही व्यक्तिगत स्तर पर किया जाता है, जबकि चीन में यह 36% व दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में केवल 7.8% खर्च ही व्यक्ति को स्वयं करना पड़ता है। शेष खर्च सरकार वहन करती है। ब्राज़ील में नागरिकों के द्वारा स्वयं के स्तर पर केवल 27.5% खर्च किया जाता है, शेष सरकार ही वहन करती है। भारत में हालात को देखते हुए बृहत्तर स्तर पर सरकार द्वारा किए जाने वाले खर्च में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है। इससे देश के मानव संसाधन विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा। आर्थिक संसाधन जुटाने के लिए भारत में धीरे धीरे कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार का विकास हो रहा है। अमेरिका में जहां कॉरपोरेट बॉन्ड व सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात 123.47% है, भारत 17.16% के साथ अभी भी बहुत कमज़ोर स्तर है, जबकि दक्षिण कोरिया में यह 7.43%, सिंगापुर में 34.02%, मलेशिया में 44.5%, तुर्की में 142.06% तथा ब्राज़ील में 99% है। भारत को अगर $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था शीघ्र ही बनना है तो भारत को कॉरपोरेट ऋण बॉन्ड बाजार और सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में शीघ्र ही सुधार करना होगा। देश में आज भी विद्युत क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। देश में विद्युत हालांकि प्रत्येक घर तक पहुंच गई है, लेकिन विद्युत का घाटा कंपनियों के संदर्भ में लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2018-19 के दौरान देश की विद्युत कंपनियों का घाटा बढ़कर 49,623 करोड़ रुपए हो गया था, जो 2016 से 17 के दौरान केवल 33,894 करोड़ रुपए के स्तर पर था। इस ट्रांसमिशन व राजनीतिक दबाव से होने वाली छीजत को कम किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि वर्तमान सरकार ने विद्युत के क्षेत्र में सौर ऊर्जा का बृहत्तर स्तर पर प्रोत्साहन करने की योजना पर कार्य शुरू किया है, लेकिन ट्रांसमिशन घाटे को नियंत्रित करना सबसे बड़ी आवश्यकता है। सरकार ने हालांकि संपूर्ण देश को शीघ्र ही ब्रॉडबैंड सुविधा से जोड़ने का लक्ष्य सुनिश्चित किया है। इसके साथ ही विश्व स्तर पर भारत ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के संदर्भ में भी आर्थिक सुधारों के माध्यम से तेज़ी के साथ प्रगति कर रहा है, लेकिन अनेक विकासशील देशों के मुकाबले व्यवसाय की लागत आज भी बहुत अधिक है। भारत को शीघ्र ही विश्व के 50 देशों में अपना स्थान सुनिश्चित करना चाहिए, जिसके लिए सरकार ने लक्ष्य तय किया है। कोरोना संकट ने यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि देश के नागरिकों को समन्वित स्तर पर सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा की आवश्यकता है। इसके साथ ही सौर ऊर्जा के माध्यम से देश को तेल पर निर्भरता व कोयले पर विद्युत व ऊर्जा की निर्भरता को कम करके कार्बन उत्सर्जन में कमी लानी होगी। सरकार को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति को और अधिक उदार बनाना होगा तथा सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण पर विशेष ध्यान भी देना होगा। इस संदर्भ में कार्य तेजी से होना चाहिए।